हे गाइस, वेलकम टू एस्पायर क्लासेस। माई सेल्फ सोनाक्षी खंडेलवाल। आज मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट लेके आई हूँ जो कि बेसिकली क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। हमने यहाँ पर एक क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट करी है जो कि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ के लिए है। ये उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रिवाइज करना चाहते हैं या फिर जो अभी जिन्होंने स्टडी स्टार्ट करी है। अब हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 है, उसके 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज ये थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में 6 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर ही आपको ये 1 मार्क्स का MCQ में ये टॉपिक आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जस्ट इमेजिन कि आप 10 लोग डांस कर रहे हैं स्टेज पे। आप डांस करने वाले 26 जनवरी के लिए फॉर एग्जांपल। अब डांस परफॉर्मेंस करने के लिए आपको बोला गया है कि सबको एक ही स्टेप परफॉर्म करनी है। तो आप सोचिए कि यदि सारे लोग अलग अलग 10 लोग अलग अलग स्टेप्स करें तो कितना गंदा लगेगा वो, कितना कितना क्योटिक लगेगा ना वो चीज़। तो बट यदि वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से करे, एक ही स्टेप्स को सभी एक जैसा करे, सही टाइमिंग में करे, तो वो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन पहले हम जानते हैं कि होता क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक फोर्स जो कि क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को या फिर सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो कोऑर्डिनेशन के बिना क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा डांस में क्योस हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, ओवरलैपिंग होगा, डिले होगा काम में। इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन है वो इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड से या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी लेवल्स होते हैं, सभी जगह हमारे लिए कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहला फीचर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। तो क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जितने भी जो ग्रुप के एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जो भी उनका परफॉर्मेंस है, हम चेक करते हैं कि क्या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है। नहीं है तो हम उनको बोलते हैं कि आपको थोड़ा और क्या करने की, एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये क्या बोलता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, उनके वर्क को हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, उनके वर्क को हम इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और हम देखते हैं कि क्या वो एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम उसी डायरेक्शन में उसको क्या करते हैं, ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो गोल है उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सकें। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कोऑर्डिनेशन रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो ये कोई से भी लेवल से क्यों ना हो, कोई भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, सबका एक क्या बोल सकते हैं कि सबका एक काम होता है कि क्या करे, वो कोऑर्डिनेशन करे। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भले से वो कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी लेवल का क्यों ना हो। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब यहाँ पर होता है कि सबका कंसाइज है, सब लोग सोच समझ के कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे 10% सेल्स को इंक्रीज करना है तो केवल वो सेल्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो परचेस डिपार्टमेंट की है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी है। क्यों? क्योंकि यदि वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो परचेस नहीं करेंगे रॉ मटेरियल, तो वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसको बेच नहीं पाएंगे। तो सबका मिला जुला के ही हो पाएगा ना गोल को अचीव। इसलिए वो लोग जो भी काम करते हैं, जो मैनेजर जो भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं, वो डेलिब्रेटली करते हैं, कंसाइज वे में करते हैं, ताकि उस गोल्स को क्या कर सके, वो अचीव कर सकें। एंड लास्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। मतलब सभी डिपार्टमेंट, सभी लेवल पे हम कोऑर्डिनेशन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो ओवरलैपिंग है, इसने काम कर दिया, उसने काम कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमारे लिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहाँ कहाँ पर कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है? तो पहला, ग्रोथ इन साइज।
ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो क्या हो रहा है, जहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं अलग अलग, क्योंकि वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग एस्पिरेशन के साथ आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको हम क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं हम उनको क्या कर सके, अचीव कर सकें। नेक्स्ट होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स हैं उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ये हमें पता है, उनकी खुद पॉलिसीज रहती है, बट ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, साथ में मिलके काम करें, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट अकेले काम नहीं कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था सेल्स डिपार्टमेंट का, तो अकेले सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स को इंक्रीज नहीं कर पाएगा जब तक उसका साथ नहीं देगा कौन, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तब तक वो सेल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये होता है सबका साथ सबका विकास। जब तक साथ नहीं होगा तब तक हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड देन लास्ट होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब जो भी लोग मतलब अपने आप को मानते हैं कि नहीं हम तो स्पेशलिस्ट हैं, हमें बहुत आता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको भी साथ में काम करवा सकते हैं।